ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी के जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपको तीन तरीके के नजर आते हैं। एक ऐसी बैलेंस शीट जिसमें आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा और वो JLP की बातें कर रहा है। एक ऐसी बैलेंस शीट जिसमें आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में यहां पर और एक ऐसी बैलेंस शीट जहां पर एसेट साइड में भी JLP के बारे में बता रहे हैं, वो JLP रिजर्व के बारे में भी आपको बता रहा है। ये तीन तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 यही होता है ना। टाइप फर्स्ट, टाइप 2 और टाइप 3। अब ये क्या है ये देखने वाली बात है कि नहीं। तो जब ऐसी बैलेंस शीट हो तो इसे कहते हैं when joint life policy is treated as an ordinary expense। यानी जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हम ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मान रहे हैं, जब ऐसी बैलेंस शीट हो, लाइक जैसे रेंट, तो इसमें वही एंट्री होगी जो होती थी। क्या एंट्री होती थी? रेंट के पेमेंट की एंट्री क्या होती है बताओ? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां पर होगी JLP डेबिट टू कैश। और फिर बाद में रेंट को आप कहां भेजते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसे भी P&L अकाउंट में भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू JLP प्रीमियम। समझ में आ गया? तो फिर क्या कहेंगे बताइए? तो यहां पर कोई टेंशन नहीं लेने का। कुछ दिनों के बाद दिया हुआ रेंट वापस मिल जाए तो क्या करते हो आप? सोचो एक ऐसी सिचुएशन आई थी क्वेश्चन में, तो आप सिंपल रेंट को इनकम मान लोगे। तो यहां पर जब पैसा मिल जाएगा तो क्या एंट्री करेंगे? पैसा आ गया, पार्टनर्स में बांट देंगे। पैसा आ गया और पार्टनर्स में आप बांट देंगे। किस रेशो में? उनकी प्रॉफिट रेशो में। जितना आएगा उतना ही बांटेंगे। हाँ, जितना आएगा उतना ही बांटेंगे। कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बैलेंस में कुछ है ही नहीं, तो लेजर अकाउंट तो क्रिएट ही नहीं है ना, तो जो आ रहा है वही बटेगा। यहां पर लेजर अकाउंट है तो अब जो आ रहा है वो नहीं बटेगा क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट बाकी है। समझ में आया नहीं आया? तो यहां पर अभी इसके बाकी है इसलिए वो नहीं बटेगा। यहां पर भी कुछ और एडजस्टमेंट होने वाली है क्योंकि जो ओपन है उनके एडजस्टमेंट के बाद बटेगा। ये बातें क्लियर हुई? तो जब ऐसा होता है तो जो JLP है वो बढ़ जाता है। अब कितना JLP बटेगा? देखिए, JLP के लिए जो अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है वो दो अमाउंट होते हैं। एक होती है सरेंडर वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। क्या होती है? सरेंडर वैल्यू क्या है? जब पॉलिसी को आप उसकी लाइफ पूरा होने से पहले ही कैंसिल करा देते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ये मानती है कि आपने सरेंडर कर दिया। आपने क्या कर दिया? सरेंडर। आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और हाथ जोड़ने लगे, बाबूजी माफ कर दो, अब हम आपसे पॉलिसी नहीं ले सकते, अब हमारी पॉलिसी कैंसिल कर दो। अब तो हम किसी कारणवश आपकी पॉलिसी नहीं ले सकते। अब प्लीज जो भी पैसे मैंने जमा करे हैं उसमें से जो आप दे सके वो दे दो, मैं तो सरेंडर कर रहा हूं। मैं तो ऐसी हालत में सरेंडर वैल्यू मिलती है। और अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है, पार्टनर अल्लाह को हो गया, तो फिर ऐसी हालत में प्यारों को तो ज्यादा पैसा मिलता है ना, तो इसलिए फेस वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? JLP कराई किस लिए थी?
इसीलिए कराई थी। जेएलपी कराई क्यों थी? इसीलिए कराई थी जेएलपी। समझ में आ गया? तो यहां पर एक क्वेश्चन और प्रिपेयर हो रहा है कि जेएलपी क्यों कराते हैं। तो जेएलपी क्यों कराते हैं, यहां पर क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ जेएलपी। देखिए, रिटायरमेंट और जेएलपी में पहले डिफरेंस को समझिए। रिटायरमेंट अपनी इच्छा से होता है और टाइम आने से पहले होता है। मतलब आपको पार्टनरशिप डीड में आपने डिफाइन कर रखा है रिटायरमेंट से पहले कितने समय पहले पार्टनर्स को बताना पड़ेगा, तो पार्टनर उतने समय पहले बता देता है, तो फर्म जो है अरेंजमेंट कर लेती है उसकी पेमेंट का। फर्म के पास सफिशिएंट टाइम है कि भाई वो पार्टनर 2 महीने बाद रिटायर होगा, तो चलो इंतजाम कर लो। पर डेथ में कभी भी डेथ हो जाएगी। जब कभी भी डेथ हो जाएगी तो पेमेंट के लिए तो कभी भी तैयार रहना पड़ेगा। बताओ किस पार्टनर की डेथ होगी, कोई जानता है? तो इसका मतलब डेथ होते ही पेमेंट देनी है, तो तैयार रहना चाहिए हमें। तो तैयार रहने का क्या मतलब? हमेशा इतना जो कैश है लिक्विड रखें? पॉसिबल नहीं है, फिर बिजनेस कैसे करेंगे? अच्छा, तो लोन ले लें। लोन ले लेंगे तो फिर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा कंपनी पर। तो एसेट्स को बेच देते हैं, एसेट्स को बेचने से पैसा आ जाएगा, चुका देंगे, तो उससे बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत आसान रास्ता अपनाया सभी पार्टनरशिप फर्मों ने कि इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले लो। अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली जाती है तो एक पार्टी के लिए नहीं जाती, सभी के लिए जाती है, तो सभी को ही तो ज्वाइंट बोलेंगे। सभी को क्या बोलेंगे? तो इसलिए इस पॉलिसी को हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो जेएलपी लेने के पीछे मेन पर्पस क्या है? टू मेक फंड अवेलेबल एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर इफ इट इज हैपेंड। अगर होता है तो फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे। कहां से? बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है ना? तो इंश्योरेंस पॉलिसी इज द फ्यूचर सेफ्टी टू मेक फंड्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। करेक्ट? तो इससे आप बच जाएंगे, इससे बच जाएंगे लोन लेने से और एसेट्स को बेचने से। बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। सही है? लेकिन डेथ की जगह रिटायरमेंट हो गई तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि मरे तो हो नहीं, तो अब तो हम इतने पैसे क्यों दें? उल्टा तुम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट क्या था तुम्हारा मेरा? कॉन्ट्रैक्ट ये था कि भाई आप पॉलिसी की पेमेंट करोगे, और तो बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो आप तोड़ रहे हो, मैं थोड़ी तोड़ रहे हैं। तो फिर एचआरएफ में आप पैसे दोगे। तो लेकिन चूंकि इंश्योरेंस कंपनी ने जब स्टार्टिंग से ही एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने उस क्लॉज में इंश्योरेंस कंपनी ने पहले से आपको एक टेबल बांट रखी थी, और उस टेबल में ये बता रखा था, क्या बता रखा था कि अगर बीच में पॉलिसी कैंसिल करोगे तो कितने पैसे मिलेंगे, और वो टेबल ही सरेंडर वैल्यू टेबल होती है। तो यानी वो भी कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन होगा, टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में मानने होंगे। तो इस तरीके से होता है। तो यानी पहला क्वेश्चन कि सरेंडर वैल्यू लेनी है, फेस वैल्यू लेनी है, तो पार्टनरशिप में एडमिशन का चैप्टर होगा तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी। रिटायरमेंट का चैप्टर होगा और अगर डिसोल्यूशन का चैप्टर होगा तो भी सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो पार्टनरशिप का डेथ का चैप्टर होगा, तभी डेथ हुई। एडमिशन के चैप्टर में डेथ नहीं हो सकती, तो फिर डेथ के चैप्टर में ही फेस वैल्यू मिलेगी। आईपीसी लेवल पर कोई क्वेश्चन में दोनों चीज एक साथ आ सकती हैं कि सेम उसमें डेथ भी हो रही है और सेम उसमें एडमिशन भी हो रहा है, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। डेथ के पैसे से फेस वैल्यू ले लो, पार्टनर्स में बांट दो, पर नए पार्टनर को उसमें से उसका हिस्सा मत देना। क्यों नहीं देना? उसका थोड़ी हक है। समझ में आ गया? अच्छा, कई स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जेएलपी जो है उसी को मिलती है जो मरता है। नहीं, सबको मिलती है। क्यों? क्योंकि फर्म प्रॉपर्टी है। पेमेंट किसने करी है? तो प्रॉपर्टी किसकी हो गई? तो फिर रिकवरी फर्म को मिल रही है, तो फर्म सबको बांटेगी, ना कि किसी एक को बांटेगी। क्लियर हो गया आप लोगों को? सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक। अब ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है, इस वाले केस में। तो इस वाले केस को क्या कहते हैं? व्हेन जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन एसेट। जब जेएलपी को हम क्या मान रहे हैं? एक एसेट मान रहे हैं, तो इसलिए एसेट साइड में शो कर रहा है। अब ये क्यों शो कर रहा है, इसके पीछे लॉजिक बताता हूं। इसके पीछे लॉजिक वही है, सरेंडर वैल्यू टेबल। भाई इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि अगर आप पहले साल आओगे तो हम आपको कुछ पैसा नहीं देंगे,
तो इसका मतलब वो कितनी गारंटी दे रहे हैं पहले साल की? वो कह रहे हैं अगर मर गए तो पूरा पैसा देंगे, तो अगर कैंसिल कराना है तो कुछ नहीं देंगे। तो सरेंडर वैल्यू पहले साल की क्या है? 0, नील। तो सरेंडर वैल्यू टेबल पहले साल में 0 होती है हमेशा, इसलिए पहले साल जीएलपी यहां 0 रहेगी, मतलब नजर नहीं आएगी। जब दूसरा साल आएगा तो कंपनी ने कोई टेबल में कुछ वैल्यू बांट रखी है। इसका मतलब एक प्रकार से आप इसे ऐसे ही मान सकते हो कि ये गारंटेड अमाउंट हो गया। क्या हो गया? कि अगर बीच में पॉलिसी कैंसिल करी तो इतना पैसा तो पक्का मिलेगा। तो कुछ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं कि जब ये गारंटी है कितना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो हम उसे एसेट मानेंगे कि ये गारंटीड अमाउंट हो गया, मिलना ही मिलना है, बिना मरे मिलना है, तो गारंटी अमाउंट हो गया, तो हम इसे क्या मानेंगे? तो जैसे कि अब इन दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। जैसे कि आपने 5,000 रुपए प्रीमियम दिया, तो यहां पर आप 5,000 रुपए प्रीमियम दे रहे हो, क्या मानकर? रेंट मानकर। रेंट की एंट्री क्या करते हो? रेंट डेबिट टू कैश। तो यहां एंट्री करोगे जीएलपी प्रीमियम डेबिट टू कैश, सही है। फिर उसके बाद रेंट को कहां ले जाते हो आप? प्रॉफिट अकाउंट में। क्या एंट्री करते हो? प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो यहां एंट्री करोगे प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू जीएलपी प्रीमियम, कितने से? सेम अमाउंट से। तो जितने से जीएलपी प्रीमियम डेबिट हो रहा है उतने से क्रेडिट हो रहा है, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, जितने से डेबिट उतने से। तो इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया क्या? जीएलपी प्रीमियम। तो इसलिए वो बैलेंस शीट में पहुंचता ही नहीं है। बैलेंस शीट में कब पहुंचेगा? जब थोड़ा बैलेंस बचे। तो इस मेथड में बैलेंस ही नहीं बचता, बैलेंस शीट में पहुंचेगा नहीं, पर इस मेथड में बैलेंस बचेगा। आइए बचाते हैं, देखो कैसे। आपने पहले साल में 5,000 रुपए प्रीमियम दिया, सरेंडर वैल्यू क्या है? तो इसलिए आपको तो पूरा खर्चा हो गया, तो आप उसे पूरा खर्चा ही मानेंगे क्योंकि सरेंडर वैल्यू 0 है। तो पहले साल सेम अमाउंट से दोनों एंट्री होंगी, जीएलपी प्रीमियम, जीएलपी डेबिट टू बैंक, और फिर प्रॉफिट अकाउंट में पूरा 5,000। तो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू जीएलपी, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, जीएलपी का लेजर बंद हो गया। लेकिन सेकंड ईयर में ऐसा नहीं होगा। सेकंड ईयर में आपने 5,000 पेमेंट करा, गारंटी क्या बनाओगे बताओ? जीएलपी प्रीमियम डेबिट टू बैंक या जीएलपी अकाउंट। अगर प्रीमियम लिखते हैं प्रीमियम लिखोगे, पर एसेट मेथड में हम प्रीमियम नहीं लिखते, हम पॉलिसी लिखते हैं। तो जीएलपी डेबिट टू बैंक कितना? 5,000। कितना? जीएलपी डेबिट टू बैंक कितना? लेकिन सरेंडर वैल्यू कह रही है 500 रुपए दे देंगे हम आपको, तो गारंटीड अमाउंट कितना है? तो इसका मतलब गारंटीड अमाउंट कितना नहीं है, तो एक्सपेंसेस उसे मानो ना जो गारंटी अमाउंट नहीं है। तो आपके लिए खर्चा कितना हो गया? 4,500। तो प्रॉफिट अकाउंट में 4,500 भेजेंगे, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 4,500, 4,500। तो प्रीमियम जॉइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट कितने से करी? 5,000 से, और क्रेडिट कितने से करी? तो कितने से बच गई? तो लेजर अकाउंट का बैलेंस बच गया, और वो यहां आ गया 500, यहां आ गया 500। जीएलपी अकाउंट 500 रुपए से यहां आ गया। तो यहां क्यों नहीं आता? क्योंकि हम जितना डेबिट कर रहे हैं उतना क्रेडिट कर रहे हैं, और यहां पर क्यों आता है? क्योंकि जितने से हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी को डेबिट करते हैं उतने से क्रेडिट नहीं करते, तो जो डिफरेंस होता है वो यहां आ जाता है। सही है। अब इस मेथड में क्या करते हैं? यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि उसके लिए रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं ये देखते हैं। यहां पर क्या होता है कि व्हेन ए रिजर्व फॉर जीएलपी इज क्रिएटेड, तो हुआ क्या कि आप पहले एंट्री क्या करोगे? पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की एंट्री करते जीएलपी डेबिट टू, और फिर उतने का ही, जितने का आप पेमेंट कर रहे हो उतने का ही रिजर्व क्रिएट करेंगे। क्रिएशन ऑफ सारे रिजर्व कहां से बनते हैं? तो P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू जीएलपी रिजर्व, और ये जितना प्रीमियम का अमाउंट है उतने से ही ये बनेगा। तो यानी आपने 5,000 रुपए पेमेंट कर रहे हैं प्रीमियम का, कितना कर रहे हैं? तो ये भी 5,000 रुपए से एंट्री हो रही है, ठीक है ना, ये और ये भी 5,000 रुपए से एंट्री, दोनों 5,000 से हो रही है। तो यहां पर कौन सा रिजर्व क्रिएट हो रहा है? जीएलपी अकाउंट। और यहां पर कौन सा क्रिएट हो रहा है? जीएलपी रिजर्व अकाउंट। तो ये भी 5,000, ये भी 5,000।
तो आपको जितने क्वेश्चंस मिलेंगे पार्टनरशिप में, आप देखना उनमें हमेशा वैल्यू बराबर है, हमेशा वैल्यू बराबर। लेकिन पहले साल सरेंडर वैल्यू कितनी है? तो क्या यहां लिखना सही है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे? नहीं, सही नहीं है। इसलिए जितने से आपने इसे डेबिट करा उतने से क्रेडिट कर देंगे ताकि वो जीरो हो जाए। तो थर्ड एंट्री यहां पर थर्ड मेथड में आ जाएगी। क्या आ जाएगी कि जेएलपी अकाउंट को और जेएलपी रिजर्व को सरेंडर वैल्यू के बराबर लाना, इसके वैल्यू बराबर लाना है, ठीक है। तो उतने को हम अमाउंट को राइट ऑफ करते हैं। तो अमाउंट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू राइट ऑफ टू ब्रिंग जीएलपी अप टू सरेंडर वैल्यू। जितने पैसे की आवश्यकता है रिटर्न ऑफ करने के लिए ताकि जीएलपी सरेंडर वैल्यू के बराबर हो जाए। तो अब क्या करेंगे? अभी अभी आपने यहां पर क्या करा था? जीएलपी को क्या करा था आपने? डेबिट। तो राइट ऑफ करने के लिए क्या करूं? तो टू जीएलपी अकाउंट। और यहां पर जीएलपी रिजर्व को क्या करा है? तो इसे राइट ऑफ करने के लिए तो ये एंट्री करते हैं। तीसरी एंट्री करने से कैंसिल हो गया। ये उतने अमाउंट से करेंगे जिससे कि सरेंडर वैल्यू के बराबर हो जाए, जो नहीं मिलेगा उतने से, ताकि बैलेंस वो बचे जो मिलना चाहिए। दूसरे साल मान लो कंपनी के लिए 1000 रुपए दे देंगे हम। कितने के लिए? तो 5000 की पेमेंट की एंट्री क्या बन करोगे? जेएलपी डेबिट टू बैंक 5000 और फिर ये सेम अमाउंट से ऑपरेशन डेबिट, पीएनए ऑपरेशन डेबिट टू जेएलपी रिजर्व 5000। अब 1000 रुपए मिल रहे हैं ना, तो कितने नहीं मिल रहे हैं? बताओ कितने नहीं मिल रहे हैं? 4000। तो जितने से डेबिट करा है उस 5000 को 1000 बनाने के लिए कितने से क्रेडिट करो? तो ये जेएलपी क्रेडिट 4000 से हो जाएगा। और जेएलपी रिजर्व अभी 5000 से करें और ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसे 5 को एक बनाने के लिए 4000 से इसे माइनस करना है, तो इसलिए जेएलपी रिजर्व 4000। जेएलपी रिजर्व तो सेकेंड ईयर में ये दोनों अकाउंट कितने के होंगे? 1000। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? बोलो। ठीक। जेएलपी रिजर्व बनाते क्यों है? इसका आपको पता तब लगेगा जब हमें पैसा मिलेगा सरेंडर वैल्यू का और फेस वैल्यू। पहला रीजन, पहला तो कारण ये। दूसरा रीजन ये है कि आप इस मेथड में देखेंगे कि जितना फेस वैल्यू मिलता है सारा पार्टर्स में बढ़ता है, पर आप अभी देखेंगे कि यहां पर जितना फेस वैल्यू मिलेगा उतना पार्टर्स में बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि एक्चुअली सुनो मेरी बात, अगर एक खर्चा तुम आज की जगह कल पर छोड़ दो तो एक ना एक दिन तो जिंदगी आएगी ना ऐसी कि आपको खर्चा साइन करना पड़ेगा। भाई मान लो आप बिजली की पेमेंट आज ना करो तो अगले बार आपको डबल पेमेंट करनी पड़ेगी ना। तो जो खर्चा, ध्यान दीजिए मेरी बात, यहां पर तो हर साल मानते रहे तो फेस वैल्यू पूरा मिलता है, पर यहां पर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा कम दिखा है क्योंकि आप इसे गारंटी मान रहे हो। क्योंकि क्या आप इसे मान रहे हो? तो जब पीएनएल अकाउंट में आप पैसे कम भेज रहे हो तो ये पैसा खुला हुआ रह गया। ये वो है जो आपने खर्चा नहीं मानने से इनकार कर दिया था। आपको मालूम है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या क्या आइटम आते हैं? एक तो एसेट्स और एक वो एक्सपेंसिव जिनके बैलेंस रह जाए, जिन्हें आप पीएनएल अकाउंट में नहीं ले जा पाते। तो ये तरीके की क्या हो गई? फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। तो जब आपको फेस वैल्यू मिलेगी, अगर वो पैसा पूरा आप आपस में बांट रहे हो तो इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, या जो पैसा मिल रहा है इस खाते को उसमें भेजकर उस खाते में जो बच जाए वो पार्टनर्स में बांट देंगे लेस करने के बाद। तो दोनों तरीके सही हैं। अच्छा, जो आपके सीपीटी मॉड्यूल में है उसमें मेथड क्या अपनाए गए हैं? उसमें ये माने गए हैं कि जो पैसा आ रहा है वो सारा बांटो, चाहे मेथड ये हो चाहे मेथड ये हो। और फिर उसके बाद ये वाला अलग से राइट ऑफ करो पार्टनर्स के बीच में। जैसे कोई भी नॉर्मल फिक्टिशियस एसेट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप राइट ऑफ कर दो, ठीक है, क्योंकि उसका जो अप्रोच होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपको आंसर पर पहुंचने पर ही नंबर मिलते हैं, चाहे मेथड अवेलेबल है मार्केट में दूसरा, लेकिन सीपीटी का जो कंप्यूटर चेक करेगा तुम्हारी आंसर शीट, वो मार्कशीट जो स्कैन करके वो तो वही चेक करेगा जो मास्टर में भरा हुआ है, एबीसीडी कैटेगरी 4 आंसर है, क्या आंसर सही है। हालांकि उसके अलावा भी कई और आंसर भी सही हो सकते हैं, पर कंप्यूटर तो उसी आंसर को सही समझता है ना जो फिट किया हुआ है, तो इसलिए आप मार्किंग उस हिसाब से मिलेगी।
ये तो रही सीपीटी की बात। अब आते हैं आईपीसीसी में। आईपीसीसी में दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं आपके पास। आप चाहें तो फेस वैल्यू में से इस वैल्यू को काटकर जो पैसा बचता है पार्टनर्स में वो बांटे, तो भी पार्टनर्स को वही मिला। मान लीजिए 50,000 रुपये मिल गए मरने पर, तो 50,000 में 500 रुपये कटकर जो बचेगा वो तीनों में बटेगा। एक पहला रास्ता। दूसरा रास्ता सीपीटी वाला रास्ता कि 50,000 पार्टनर्स में बांट दो तीनों में, फिर ये 500 रुपये राइट ऑफ करो तीनों, तो तब भी तो वही पहुंचा। 50,000 कैपिटल अमाउंट के ग्रेड में तीनों में बांट दिया, 500 रुपये तीनों में राइट ऑफ कर दिया। समझ में आ गया? तो अभी तक हमने इस क्लास में क्या खत्म करा? हाँ जी